अकॉर्डिंग जो मैं बाल विकास CDP 30 क्वेश्चन यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन पर डे मैं सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपने देखा है कि साइकोलॉजी 75 नंबर की आती है, 5 सेक्शन से 15-15 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी करनी होगी, जो आपके सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन का मतलब आपको जनरल में 90 नंबर होने चाहिए, वो आपको लाना ही लाना होगा। इसके ऊपर आप जितनी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, एजुकेशन अच्छा कर लेंगे, उतना अच्छा नंबर आने की संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आपके अंदर उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता, ठीक है। आपके अंदर सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है दोस्तों? आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, जोश होना चाहिए, और आपके इच्छा और इसके सहनशीलता मतलब पेशेंस भी होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि हमें कोई चीज नहीं आई है, एक बार में नहीं समझ में आई है तो उसको हम दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। मतलब इरिटेशन नहीं रखना है कि हमें नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा इसको, ठीक है, या हम कोई और काम कर लेंगे, नहीं। अगर आप अपने पूरे पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको 100% है सफलता मिलेगी। आपका यहां पे 30 मार्क्स का CDP होती है आएगी, और उसमें से 30 आउट ऑफ 30 आपका ये टारगेट रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा कि हम 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आए सीटेट जुलाई 2025 में, ठीक है, सीटेट जुलाई 2025। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो दोस्त जिनको प्रॉब्लम है या बार बार गलतियां हो रही हैं, जो पास नहीं हो पाए, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा कि वो लोग जुड़े, और हम पॉजिटिव और नेगेटिव की वर्ड के साथ में कोशिश करूंगा कि हाँ आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन कम समय में और सही सॉल्व हो सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, 18 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो गया था, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए थे, तो आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने करवाया था, तो हम लोग पहुंचे हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट में करवा दिया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। एक शिक्षिका है, वो अपने आप में कभी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जो टीचर छोटे क्लासेस में, प्राइमरी में, चाहे महिला शिक्षक हो या जेंट्स शिक्षक हो, आपको क्या करना है, अगर समूह शिक्षक सहयोगात्मक भावना अधिगम की रहेगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, या उपागम सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका का प्रतिरूप बनाना। तो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना ये पॉजिटिव है, और भूमिका प्रतिरूप बनाना ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी वही आपका आंसर माना जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगला भी हमको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे तभी हम सही। होता क्या है दोस्तों, जल्दबाजी में एक क्वेश्चन पहला देखा, उसी पर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, लेकिन हो सकता है आगे उससे बेहतर हो, उससे ज्यादा पॉजिटिव हो, तो इसलिए हम उसको आंसर को टिक करेंगे। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता, आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। यानी कि जब आप समूह चर्चा करेंगे, सहयोग की भावना होगी, तो आपको ये बात सक्रिय भागीदारिता, यानी कि आप उसमें जब एक्टिव हैं, उस समूह ग्रुप में जब आप चर्चा करने में या मतलब सीखने में, तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए देखते हैं, डी ही ऑप्शन होगा। यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है।
तो ये इसका मतलब है कि वो सक्रिय यानी कि वो एक्टिव है टीचर कि हमको ये कराना चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। मतलब शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। यह बात आपको ध्यान रखना है। जो दोस्त छात्र भाई बहन हमारे ये अधिगम जैसे जो डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे छात्र हैं कि इस शब्द को कभी नहीं सुने हैं। अगर नहीं सुने हैं तो उसका मतलब होता है सीखना, आपको जानना हो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डीएलएड में भी पूछा जाता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसका मतलब जैसे सीखना, तो हम किसी भी चीज को सीखते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, खेल का हो, मनोरंजन का हो या जो भी है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे प्रतिदिन सीखते हैं। तो ये अधिगम का मतलब सीखना हुआ। आगे हम चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, मतलब सीखने को प्रभावित कौन करता है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या विषय वस्तु में प्रवीणता। आपको ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें बात किसकी की गई? शिक्षक की। तो शिक्षक क्या कराएगा? शिक्षक जो है आपको पढ़ाएगा, आपको जो बाहर की उदाहरणों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करेगा ताकि आपको कठिन से कठिन चीज कम समय में और बेहतर समझ में आ जाएगा। आपको कहा गया है विषय वस्तु में प्रवीणता। प्रवीणता शब्द जो होता है, प्रवीणता शब्द ये आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब मान लो गणित पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में गहन और विस्तृत जानकारी, गहन और विस्तृत जानकारी यानी कि आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में अधिक जानकारी करना, उसको कैसे तोड़ मरोड़ के पढ़ाया जाता है, कहां से कोई गलती नहीं हो रही है, कैसे इसको समझाया जाए ताकि ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। ये सारी चीजें प्रवीणता को शो करती हैं कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा। उसके जैसे देखो, आपको जितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन आता होगा वैसे ही बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं साइकोलॉजी सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, प्रवीणता विषय वस्तु की प्रवीणता, मतलब अब हमको आपको शिक्षक यानी बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमको जन्म से लेकर के किशोरावस्था जहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, किस अवस्था में क्या पढ़ाया जाता है, किस अवस्था में बच्चा क्या करता है, किस अवस्था में बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं, या किस अवस्था में उसके खेलने की प्रवृत्ति होती है, किस अवस्था में वो सामान वस्तु को समझ सकता है। तो ये सारी जानकारी जितनी अच्छे से हमको आती होगी उसी को हम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, और जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा। तो ये प्रवीणता का अर्थ हुआ कि आप अधिक से अधिक जानकारी करना, अधिक से अधिक जानकारी रखना। जब आप क्लास में आ रहे हैं तो उसके बारे में, जैसे जो चैप्टर पढ़ाना है तो आपको उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी, मतलब बहुत अधिक नहीं, बहुत विस्तृत जानकारी करना कि अगर बच्चे के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें ताकि वो उसको अच्छे से समझ में आ जाए और वो संपूर्णतः क्या कहते हैं कि सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो ये होता है प्रवीणता का अर्थ। अब बात समझ में आ गई, चलिए हम आगे चलते हैं। ये कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चैप्टर के बारे में अधिक जानकारी होगी तो आप बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, और जब जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे उतने ही अच्छी तरीके से बच्चों को समझ में आएगा, और जब बच्चों को समझ में आएगा तो फिर समझ लीजिए कि आप उस सब्जेक्ट में प्रवीण हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसे अपने विषय के बारे में सभी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अब ये नहीं है कि गणित आता है तो आपको, या मैथ आता है, सीडीपी आता है तो हम सिर्फ अवस्थाएं मतलब रट के चले आए, पढ़ा दी। अरे उसके बारे में पूर्णतया जानकारी होना, ताकि मतलब जो जनरल जानकारी उस सब्जेक्ट के बारे में वो भी होना चाहिए, ताकि उसको उदाहरण से साथ में हम जब समझाएंगे तब बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर नंबर इसका डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला एक हमारे मनोवैज्ञानिक है, सीडी साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहां से एक क्वेश्चन बन गया, यहां से क्वेश्चन बन गया कि नैतिक मूल्यों का विकास कौन करता है? कोहलबर्ग साहब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, एक मिनट। हाँ चलिए, नैतिक मूल्यों का विकास, आपसे क्वेश्चन कहा गया है नैतिक, आपको ध्यान रखना है नैतिक मूल्य का विकास। आपसे आएगा क्वेश्चन आएगा किसने दिया था? तो किसने दिया था? कोहलबर्ग साहब ने दिया था, कोहलबर्ग साहब ने दिया था, वर्ग ने दिया था। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? एक क्वेश्चन तो यहां क्लियर हो गया। अब आपसे क्या कह सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो धार्मिक शिक्षा को महत्व हमको यहां नहीं देना है, यह आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। भाई छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए धार्मिक से क्या महत्व है? वहां पे हमको जो समझाना वो समझाना है ना। व्यवहार स्पष्ट नियम बनाकर, नियम बनाना यह गलत है, नियम नहीं बनाएंगे बच्चों के साथ। नैतिक मुद्दों पर आधारित, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जिज्ञासा, हम पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड को लेकर चलेंगे। जिज्ञासा, चर्चा, रुचि, ये जो है दोस्तों ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव शब्द हैं। तो ये जो है जहां पे आएंगे तो वो हमेशा सही होगा। ठीक है, शामिल करते हैं, ग्रुप, समूह, चर्चा करना या प्रयोगात्मक, तो इन सब में बच्चों को बेहतर तरीके समझ में आएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन मैंने एक बात और कहा है, मैंने एक बात ये कहा है कि सीटेट में हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी हमको उसको टिक करना है। कैसे व्यवहार को किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश, भैया मेरे कठोर निर्देश बच्चों को नहीं देना है। और जो ये कठोर वर्ड आया है, तो कठोर वर्ड जो आया है, ये कठोर शब्द जो है वो आपका निगेटिव है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब निगेटिव आएगा तो ये हम लोग को गलत कर देंगे, कठोर हम नहीं कह सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में जरूर आया होगा। बोलो बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई? आपको कठोर आ जाए, मात्र आ जाए, ही आ जाए, और देख लीजिए केवल आ जाए, मात्र आ जाए, कठोर आ जाए, ये आपके निगेटिव कीवर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव से हम ऑप्शन तक सही सटीक पहुंच सकते हैं। तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूं कि यहां आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या ध्यान रखना है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, आगे चले। आगे है आपसे 44, सॉरी ये आपसे कहा गया है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जाना चाहिए। ये दोस्तों ये आपको जो बहुत पॉजिटिव कीवर्ड बताया गया है, पहली भी बात कहा गया विभिन्न नैतिक मुद्दों को अगर हम अलग अलग तरीके, विभिन्न का मतलब अलग अलग तरीके की चीजों को ला करके एक साथ हम जब बच्चे को बताएंगे तो बच्चे को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात सक्रिय सहभागी बनाना, अगर साथ में सभी बच्चों को हम लेकर के बता रहे हैं, सक्रिय सहभागी यानी कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा कि सक्रिय सहभागिता मिल जाएगी। और बच्चों को कहानियों को सुनाकर, ठीक, तो कहानियों को सुनाने का मतलब क्या है कि बच्चों को कहानियां ज्यादा समझ में आती हैं। तो प्रेरणादायक कहानी, कहानी का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई ऐसी कहानी जैसे नाम मत कहीं कहीं से शुरुआत कर दी। प्रेरणादायक कहानी का मतलब ये है, प्रेरणादायक कहानी का मतलब है कि बच्चे को क्या होना चाहिए, बच्चे को उसमें रुचि होनी चाहिए, उसमें रुचि
उसमें रुचि होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करने में दिक्कत ना हो, रुचि होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन यहां बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहां पे उसमें रुचि होनी चाहिए, और जो रुचि आया ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, ये अपने आप में क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब पॉजिटिव वर्ड होगा तो वो सही 100% होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपको जहां पे भी कोई प्रॉब्लम होगी, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा, और आप अपने लक्ष्य को बनाकर ये चलिए कि मैं 30 में 30 रेडी पे लेकर के आऊंगा। और अगर आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे तो आपको जो भी प्रॉब्लम सीटेड में आएगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो मैं आपको 100% सॉल्व करवाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। 55 मतलब 22 आपसे कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे कहा गया अंतःक्रिया प्रोत्साहित करना चाहिए, यह अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है। आपसे क्या कहा गया, जिससे वह एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीख सके। ठीक है, हम मान सकते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जाए। दोस्तों, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी नहीं पूरा करना है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा नहीं करना है, हमको धीरे धीरे पूरा करना है, ताकि बच्चे को समझ में आए। जल्दी का मतलब हमको सिर्फ काम, नाम मात्र का काम नहीं करना है, इसलिए आपका ये जल्दी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अगला बी वाला गलत है। सी है, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। हो सकता है सामाजिक, पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल, बच्चा क्या सीख लेगा सामाजिक कौशल, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। सामाजिक कौशल सीखने के लिए यह भी ध्यान रखने के, सामाजिक कौशल के लिए आपको किशोरावस्था में ही आपको इसमें रुचि होनी चाहिए, और उसी में हम लोग सीखते हैं। इस बात को ध्यान, और किशोरावस्था होती कितनी है, 12 से 18। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ठीक, अब आपसे कह रहा है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। आपको एक बात ध्यान रखना है कि बेहतर तरीका तो सही है, बेहतर तरीका तो सही है दोस्तों, लेकिन नियंत्रित कर सके ये अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने का कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। जब आप अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जैसे एक ग्रुप मैंने बता दिया, जैसे मान लो ये एक सर्किल बना दिया, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों को बैठा दिया गया, तो ये इनसे बात करेगा, 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 और ये इनसे बात करेगा। ऐसे ही सब एक दूसरे से बात करेंगे। तो आप बताओ, जब एक व्यक्ति 8 लोगों से बात करेगा तो कुछ ना कुछ तो उत्तर सीखेगा ना, नया सीखेगा कि नहीं सीखेगा, सीखेगा दोस्तों। तो इसलिए अंतःक्रिया, यानी अंतःक्रिया का मतलब आप लोग, हम बताना होगा कि आप लोग एक ग्रुप में बैठ जाइए, एक सामूहिक चर्चा कीजिए, एक टॉपिक दे दिया गया, आप बताओ कि कौन सा प्रश्न इस तरीके से हल होगा, किस किस तरीके से हल हो सकता है। आप अपने अपने विचार प्रकट करिए। जो बच्चा बोलने में भी कमजोर होगा वो बोलना सीख जाएगा, और इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाएगी, जिससे आप आंसर तो लगाओगे ही लगाओगे, और साथ साथ आप अपने आप को, बच्चों में ये जो अंतःक्रिया प्रोत्साहित करने का तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे हम चलते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हम आपको दिखा देते हैं। सी आंसर, 1 मिनट। शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। 1 मिनट, उत्तर तो सीखेंगे। हाँ दोस्तों, ये सामाजिक कौशल ठीक है, जो मैंने बताया था, ईयर बताया था, ईयर टाइम पीरियड बताया था, तो वो सामाजिक कौशल का मतलब 12 से 18 समाज वाली बात थी, लेकिन यह आंसर सी ही होगा। अंतःक्रिया यानी कि जैसे आप अलग अलग घर से आए, जैसे मैंने एक सर्किल बनाया था ये वाला, यहां से 8 लोग बैठ गए, अब आप सब अलग अपने अपने विचार बनाएंगे, एक घर से तो नहीं आते हैं। जो तरीका था समझाने का एकदम सही था, लेकिन उत्तर ही नहीं सीखेंगे, उत्तर के साथ साथ सामाजिक कौशल भी सीखेंगे। जैसे इसने इससे बात किया तो इनसे जो कुछ ग्रहण किया होगा तो ये सीखा, इससे ग्रहण किया होगा तो ये सीखा, इससे ग्रहण किया होगा तो ये सीखा। तो इसका मतलब ये सामाजिक कौशल सीखा। जो अलग अलग लोगों से, अलग अलग गांव से आए बच्चे हैं, तो वो अपना अपना कौशल, अपना अपना हुनर दिखाएंगे, तो ये सामाजिक कौशल होगा।
दोस्तों वो गलत हो गया था, सामाजिक कौशल सीखेंगे। सामाजिक कौशल सीखेंगे तो आंसर दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। तो ये आपको गलती से लग गया था, लेकिन मैंने समझा दिया, एक्सप्लेनेशन जो किया था वो एकदम एग्जैक्ट था। तो अलग अलग तरीके से एक व्यक्ति सीखता है तो सामाजिक कौशल उसके दिमाग में, मतलब वो प्रभावित होगा और उसके अंतःक्रिया होगी, मतलब उसको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपसे क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है जब एक निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय में क्या करता है। आपको ध्यान रखना होगा, जब एक निरोग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब आपको ध्यान रखना है, बच्चे की निरोगिता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। अगर निरोगी बच्चा है तो हमको उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, अलग नहीं रखेंगे। अगर अलग रख देंगे तो वो स्पेशल वाले में कंडीशन में आ जाएगा, तो हमें वो समावेशी शिक्षा, हमारे एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की बात की गई है। एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है। आपको ध्यान रखना है कि अलग रखने की भावना नहीं करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये आप देखो, चर्चा आया और उसके माता पिता के साथ, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है और यहीं से आप क्या करेंगे, सही लगा देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब है उसके हम जब माता पिता के साथ चर्चा करेंगे तो उसको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा और दूसरी बात जो उसकी कमियां होंगी उसके बारे में हम लोग जान सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए, हाँ सी है, जब एक निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए कि उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, हम लोग कैसे बताएं उसको, क्या बेहतर तरीका से अपना सकते हैं जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। तो आपको ये तरीका सबसे बेहतर होगा उसको समझाने के लिए। तो आपका आंसर नंबर सी ही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है और आंसर भी बता दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक मिनट दोस्तों जरा थोड़ा सा और जल ग्रहण कर ले। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक अवस्था किसके साथ संबंधित होगी। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखना होगा, पियाजे जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। जो संवेदी कामक अवस्था जिसके बारे में बात किया गया है, तो जो संवेदी कामक अवस्था है, संवेदी कामक अवस्था है वो होता है 0 से 2 वर्ष। क्या होता है, 0 से 2 वर्ष। किसके साथ संबंधित होगी ये हमको बताना है। तो जो 0 से 2 वर्ष है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। एक बात ध्यान रखिएगा, तार्किक जो बात आती है, तार्किक रूप से जो बात आती है वो आपसे अनौपचारिक में आपको बताया गया था, जिसमें उम्र उसकी 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, तो यहां पे ये नहीं होगा। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ये नहीं होगा। सामाजिक मुद्दों से सरोकार करना, तो आपको अभी जैसे सामाजिक मुद्दों से हमको बात, अगर यहाँ बात किशोरावस्था की गई होती तो हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, सामाजिक मुद्दों की, और साथ साथ कहा गया है संवेदी कामक।
तो संवेदी गामक में मैंने टाइम पीरियड बताया 0 से 2 वर्ष, तो उसमें अनुकरण करना, स्मृति और मानसिक निरूपण, आपको संवेदी गामक में क्या होता है, बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है लगभग 12 से 18 महीने की उम्र में अनुकरण करना। कहां से? 12 से 18 महीने में, ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। अनुकरण करना, स्मृति, स्मृति का मतलब याद करना, और साथ साथ मानसिक सिद्धांत, मानसिक निरूपण, सॉरी। तो ये आपका आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आपको ये एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके साथ साथ आप बने रहिए। और अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 0 से 2 वर्ष, तो 2 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है, मतलब व्यवहार का और भाषा का अनुकरण, स्मृति का, मानसिक, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय, दिशा का भी ज्ञान होने लगता है, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है, मतलब नई वस्तुओं को समझने का भी प्रयास करने लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, वस्तु स्थायित्व की अवस्था क्या होती है? आपको सीटेट में पूछा गया है वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व की अवस्था। आपको इस बात को ध्यान रखना है, वस्तु स्थायित्व की अवस्था जो होती है वो संवेदी गामक ही होती है। संवेदी गामक, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये एक नहीं कई बार आया हुआ है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, अगर ऐसा, फिर इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि यह अवस्था दिया किसने था? तो जीन पियाजे जी ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। और अगर हमें ऑप्शन और पूछा जाए कि इस अवस्था को और क्या बोलते हैं, तो शैशवा अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था भी कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा, शैशवा अवस्था भी कहते हैं। तो इस तरीके से एक से कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, कहते हैं। आप बताओ, अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं होगी समझाने की, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता चलूंगा, आपको 100% समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको जब समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व जो है वो परिणाम है किस चीज का है? पालन पोषण और शिक्षा का, पालन पोषण शिक्षा का, अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। आपको एक बात ध्यान रखने का, केवल वातावरण और केवल अनुवांशिकता, तो जो केवल वर्ड आता है, मैंने आपको कई बार बताया है, केवल जो है ये निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है, तो इससे हमको दूर रहना है। ऐसा जब कहेगा तो ये दोनों हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पालन पोषण और शिक्षा ये नहीं होगा, आपका बी हो जाएगा। अनुवांशिकता और वातावरण अंतःक्रिया का है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। मानव व्यक्तित्व का परिणाम अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है आज देख लेते हैं। मानव व्यक्तित्व का अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है? एक मिनट में आपको आवाज जरा सा चेक करता हूं, ठीक है, ताकि समस्या ना बनी रहे किसी भी चीज की। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर प्रयास करता रहूंगा, और आप लोग बने रहिए, लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, अब आपसे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्या ध्यान देना महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, शिक्षार्थी जो होता है, एक मिनट, शिक्षार्थी जो होता है वो समूह में बेहतर सीखता है। शिक्षार्थी जो है समूह में बेहतर सीखता है। यहां एक वर्ड आ गया हमेशा, तो क्या यह सही है? हमेशा आया तो क्या सही है?
नहीं, हमेशा जो वर्ड है, हमेशा जो वर्ड है, हमेशा एक निगेटिव वर्ड है, हमेशा एक निगेटिव वर्ड है। आपसे क्या करना है कि हमेशा जो होगा वो निगेटिव वर्ड होगा, तो आपको हमेशा समूह में ही बेहतर सीखता है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा कुछ ऐसे वर्ड है कि वर्ड आपको बेहतर, जहां समझ लो कि आपको आगे समूह बेहतर सीखता है, आपने टिक कर दिया, लेकिन हमेशा जो निगेटिव वर्ड है उसको ध्यान रखना है, तब हमको टिक करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो बहुत सोच समझकर आंसर को टिक करना होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। कैसा? ऐसा ही बताया गया है। दोस्तों, ये जो वर्ड आया है ही, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, ही भी निगेटिव वर्ड है। इसको भी हम ब्रेक करेंगे, रुकेंगे, आगे पढ़ेंगे। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। दोस्तों, ये आपका सही हो सकता है, सही हो सकता है। कैसे? बात किया है प्रत्येक शिक्षार्थी को, मतलब सभी, एक एक शिक्षार्थी की बात करता है। अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। इससे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, इस तरीके से हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे है, बच्चों को की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों, सही ये भी है। देखो, ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, लेकिन आंसर कौन सा सीटेट ने माना है? वो माना है डी वाले को। क्यों? क्योंकि बच्चे का विकास जो होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है, बच्चे का विकास भिन्न भिन्न होता है, तो इस तरीके से आपको वह भिन्न तरीके से सीख भी सकते हैं। जब अलग अलग विकास होता है तो अलग तरीके से वो सीख सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से सीख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। सही सी भी था, लेकिन यहां डी होगा, क्योंकि बच्चे को विकास अलग अलग तरीके से होता है, वो अलग अलग तरीके से सीख भी सकते हैं, इसलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, डी ही होगा। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। भिन्न भिन्न तरीके का मतलब, जैसे मैंने क्वेश्चन लगवाया, ठीक है, लगवाया, 10 छात्र हैं एक क्लास में, ठीक। कुछ बच्चों को ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। कुछ बच्चों को तुरंत समझ में आ गया, कुछ बच्चों को तुरंत समझ में आ गया, ठीक है। कुछ को थोड़ा समय लगा। तो यह अलग अलग है कि नहीं है ना? इसलिए इस बात को जो एक्सप्लेनेशन किया गया है वो एकदम एग्जैक्ट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अब तो समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? आपको यह बात ध्यान रखना है, समस्या समाधान, आपसे कहा गया है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है तो प्राकल्पना की परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर बात समस्या समाधान की गई है तो समस्या के
जो समस्या के बारे में जो है वो जानकारी होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। तो आंसर नंबर बी होगा, समस्या के बारे में, समस्या के बारे में, बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, समस्या के बारे में मतलब जानकारी होनी चाहिए, या उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए कि अगर समस्या आ रही है तो इसका हम समाधान कैसे करेंगे। जागरूकता मतलब समाधान कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो ये आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आइए देखते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। मैंने आपको बता दिया है, समस्या के बारे में जानना है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। तो ये बात समझ में आई, एक्सप्लेन मैंने बता कर दिया था। आप इसको देख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो सीखने का क्षेत्र क्या हो जाएगा, अनुभाविक, अनुभाविक हो जाएगा, भावात्मक होगा, आध्यात्मिक होगा, या व्यवसायिक होगा। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये हमें आप लगाना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। सीखने का क्षेत्र है तो अनुभाविक, भावात्मक। देखो भावात्मक तो यहाँ कोई सेंस नहीं है, भावात्मक तो गलत हो जाएगा। इमोशनल का यहां से कोई लेना देना नहीं है। जो इमोशनल वर्ड आता है भावात्मक होना, तो ये आपका कोई मतलब सटीक आंसर नहीं है। आपको आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, आध्यात्म से जुड़ना, आध्यात्म से जुड़ना, जैसे जैसे कैसे मतलब धार्मिक चीजों से, कैसे धार्मिक चीजों से। ठीक है, तो बात समझ में आई। आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहां से आप पहुंच जाएंगे व्यवसायिक और अनुभाविक। तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या सही होगा। आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर, अब आप बताइए क्या सही होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा सीखने का क्षेत्र, और इसमें अनुभवात्मक या व्यवसायिक या इमोशनल। अभी आपको, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही और एकदम सटीक हो जाएगा। आपका आंसर अनुभवात्मक, सीखने का क्षेत्र। जब आपको सीखने का क्षेत्र है तो अनुभवात्मक मतलब अनुभव होना पहले से। इसका क्या मतलब होता है, अनुभव होना, अनुभव होना यानी जानकारी होना। क्या होता है, जानकारी होना। आपको भावात्मक यहां जो होगा वो गलत नहीं, यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। क्योंकि आपसे कहा गया है इमोशनल, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये सही क्यों है, सीखने का क्षेत्र, सीखने का क्षेत्र भावात्मक है, ये 100% सही है। क्यों सही है ये देखना है। सुख क्या है, दुख क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है। इसलिए आपको क्या करना है, यह ध्यान देना है कि इसका कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यह भावात्मक सही हो जाएगा। सीखने का क्षेत्र यही है। अगला चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है बी ही होगा। भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव मतलब सुखद भाव, सुखद भाव। ठीक है, सुखद भाव। एक मिनट, हाँ, सुखद भाव,
सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं, मतलब सीखने में आपका साथ देते हैं, सीखने में आपका साथ देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो। बच्चा बुद्धिमान नहीं है। देखो, बच्चा बुद्धिमान नहीं, ये हम नहीं कह सकते बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत होगा। योग्यता तो होती है बच्चों में, सभी बच्चों में होती है। एक थोड़ा सा हम इसको और ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे के अनुशासित करने की जरूरत है, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को संभवतः वो कार्य बार बार कर रहा है, इसलिए वो बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है। जैसे आप एक ही चीज 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, तो फिर उससे मन हटने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बार बार करने से यांत्रिक रूप से, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा उबने लगता है, जिसका आशय है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर सटीक और सही कौन सा होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, आगे चलते हैं क्योंकि वो तो मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। क्या करती हैं, आइए देखते हैं। आपसे कहा गया है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं कि वह कैसे सीखते हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो आपको त्रुटियों के बारे में बताना है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, जो गलती मतलब बच्चा गलती करता है, तो उसमें से आपकी त्रुटियां क्या हैं, इनमें ये आपको बताना क्या संकेत करती है, क्या बताती है कि क्या आपने गलती की है, क्या नहीं की है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी करना है। तो आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं ले लिए होंगे। अब आप बताइए, वह कैसे सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं, ये नहीं होगा, ये संकेत त्रुटि का नहीं है। सीखने की अनुपस्थिति, अगर आप सीखने में अनुपस्थित रहेंगे, मतलब जाएंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, तो इसका त्रुटियां होने की संभावना है ही नहीं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर क्या होंगे, त्रुटि से स्तर का कोई लेना देना नहीं है। त्रुटि का सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, सॉरी ये नहीं, बी वाला ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होगी। क्या होगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होगी। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर हम अभ्यास करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी, त्रुटियां कम हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, शिक्षार्थी सीखने में त्रुटि तब अधिक करते हैं जब वह उस कार्य को गलत तरीके से सीख रहे हो, या अभ्यास ना हो, या रुचि ना हो, आंतरिक प्रेरणा आदि की कमी हो। इसलिए सीखने में सबसे पहली आवश्यकता है कि सही तरीके से सीखा जाए, अर्थात यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपने आपको बता ही दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
31 क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन कहा गया है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, बताना है बच्चों के द्वारा जो त्रुटियां होती हैं या बार बार की जाती हैं, गलती से होती हैं, तो उस इन ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। यह बात कुछ हद तक सही है। जैसे अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या बच्चे को टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है या उसकी त्रुटियों को सही नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे को गलती नहीं देंगे, बच्चे को गलत नहीं कहेंगे, गलत टीचर ही होगा, क्योंकि उसमें यह होगा कि व्यवस्था फेल हुई या टीचर में गलती या टीचर असफल है समझाने में। इसका मतलब यह कुछ हद तक सही है अभी, लेकिन मैंने क्या कहा है, हमें आगे सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे, हो सकता है इससे कोई बेहतर मिल जाए। अगर बेहतर मिल जाएगा तो फिर आप उसको चुनेंगे, नहीं तो पहला ऑप्शन हम टिक करेंगे। आगे चलते हैं। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। दोस्तों, यह तो सीधा सीधा सरासर गलत है भैया। अगर प्रत्येक त्रुटि पर हम ध्यान नहीं देंगे पाठ्यक्रम पूरा करने के चक्कर में, तो बच्चा क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीख पाएगा। तो इससे हमारा कथन ये सही नहीं है, ये गलत है। आगे चलते हैं। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समस्या लगेगी तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ये भी गलत है। भाई शिक्षक के थकने से क्या तात्पर्य है? शिक्षक थके ना थके कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को समझ में आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि आपको सब कुछ क्या है? बच्चा है, बच्चा ही सर्वोपरि है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बच्चा ही सर्वोपरि है। ठीक, अगला देखिए। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, यह भी गलत है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन तुरंत नहीं सुधारा जा, कुछ हो सकता है, लेकिन हम सही तरीका यही पहला लगाएंगे। ये गलती हो गई, थर्ड नहीं है, ये पहला है, हम बता दें तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे चले, आगे चलते हैं, जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिए, पहला ही सही हो। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में असफल है, यानी ये सुधारने नहीं सुधारने होगा। मैं लिख दे रहा हूं, सुधारने होगा। ठीक है, सुधारने होगा। ठीक, तो यह आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अगला क्या कह रहा है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? आपको इस बात को ध्यान रखना है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? मेरा विद्यालय होगा, मेरा परिवार होगा, मेरे प्रिय मित्र होंगे, मेरा पड़ोस होगा। तो आपको नर्सरी कक्षा में, चलिए बताइए, आप बताइए, देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है। आप बताइए, आपको ध्यान देना होगा और आप बताएं कि कौन सा सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर इसका सही तरीके से जरूर देंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से समझा देंगे और बता भी पाएंगे। आपको आंसर उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा, लेकिन आपसे नहीं आया आंसर, इसलिए हम लोग इसको गलत मतलब करते हैं। सबसे प्राथमिक मतलब जो शिक्षा होती है वो परिवार होता है, तो इसलिए आंसर आपका बी होगा। प्राथमिक शिक्षा परिवार से ही मिलती है, प्राथमिक शिक्षा परिवार से मिलती है। और अगर आपसे कहा जाए पहला अध्यापक कौन सा होता है, पहला शिक्षक कौन होता है? पहला शिक्षक जो होता है वो बच्चों के माता पिता ही होते हैं, माता पिता ही होते हैं।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में जरूर आया होगा। आपसे कहा गया है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय मित्र पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता भाई बहन आदि के बारे में उसको ज्ञान होता है। जब विद्यालय में बच्चा जाता है तो अपने माँ बाप के बारे में जानता है, अपने भाई बहन के बारे में जानता है और अपने चाचा के बारे में जानता है, मतलब परिवार से जो रिलेट करते होंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? एक शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक का मतलब ध्यान रखिएगा, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव क्या होगा ये ध्यान रखते हैं। आपसे कहा गया है विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, अगला है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। अगला है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो क्या टीचर बच्चे का अभिवादन करेगा? ये तो नहीं हो सकता, अभिवादन तो नहीं। आप बताइए इसमें सबसे सटीक और सही तरीका क्या होगा, ये आपको बताना होगा। आप बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बताना है आपको विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान और लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। यानी विभेद का मतलब यहां पे हो जाएगा किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की में जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, ये लड़का है या लड़की, ये पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा। ठीक है, और जो लक्ष्य होना चाहिए समान होना चाहिए। अब यहां पे लक्ष्य का मतलब यह है कि लक्ष्य भी समान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? समान होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी बताएं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी बताएं वो सभी को समझ में आए, वो सभी को समझ में आए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यह है पहला ही होगा, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक का भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वार न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक है, आपसे कहा गया एक बच्चा मतलब पढ़ने में उसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, सा को जैसे सा लिखा है, सा को वार पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर कह रहा है, अंतर नहीं कर सकता है, अंतर में थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है। तो बात क्या है, समस्या क्या है उसके? समस्या क्या है? डिसलेक्सिया, शब्द जिबलिंग विकार, डिसलेक्सिमिया या डिसमॉर्फिया। अब आपको क्या करना है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है दोस्तों पढ़ने में विकार। पढ़ने में विकार, पढ़ने में विकार का मतलब सेंस है कि पढ़ने में समस्या आ रही है, पढ़ने में समस्या आ रही है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि पढ़ने में जिबलिंग मतलब बलबलाता है बच्चा जब ओपन करता है, तो जब वो जबलिंग कर रहा है तो फिर इसका मतलब वो सही से बोल ही नहीं पा रहा है,
तो जब बोल ही नहीं पाएगा तो क्लियर और अनक्लियर का मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वो बोल ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता, तो वो जिबलिंग कर वहां से बात अलग है। अब यहाँ है डिसलेक्सिमिया या डिस्मोर्फिमिया। अब इसमें से अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन पहले में होना चाहिए, पहला सही, क्योंकि उसको पढ़ने में विकार है। ये आपको सा को वार और अनक्लियर को क्लियर कर रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये दोनों मेरे हिसाब से गलत होंगे। अब आप लोग अपना आंसर भी दीजिए और साथ साथ इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। हाँ, पहला ही होगा, क्योंकि कहा गया डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है। डिसलेक्सिया एक मानसिक प्रकार का रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर सकता, सा को स्थान पर वाज पढ़ता है और लिख सकता है। तो इस तरीके से ये समस्याएं बनी रहती हैं। तो इससे आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला ही होगा। अगले पे चलते हैं। अगला है आपका 35। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, यह आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो विशेष समागम समस्या समाधान, ये आपका जो है मैं बता देता हूं। विशेषतः समस्या समाधान का उपागम विशेष है। समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो केवल वर्ड आता है, तो हमको बार बार कह रहा हूं, केवल निगेटिव वर्ड है और इसको हमको गलत कर देना है तुरंत। केवल है, केवल है, ही है, मात्र है, हमेशा है। दोस्तों ये आपके लिए जो मैं कीवर्ड बता रहा हूं बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं। तो अगर ऐसे आते हैं तो वो निगेटिव हो जाएंगे और गलत कर देंगे हम लोग। तो ये तो नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अब आपके पास दूसरा है, अगला है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अब आप ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा सही और सही तरीके सटीक होगा, आपको ये बताना होगा। चलिए बताइए। उम्मीद करता हूं समस्या मौलिक नहीं होती है। समस्या जो होती है वो मौलिक नहीं होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तो अब आपको ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। जो समस्या कथन में संकेत है वो अंतर्निहित रूप में दिया होता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी तक ये यहां तक हो गया है। अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 मैं कल लेकर के आऊंगा। आपकी क्लास अप्रोक्सीमेट आपको 9:30 पे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग बने रहिएगा। और अगर आपने अभी कभी तक क्लास में आपका नहीं हुआ है, सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप लोग जुड़िए और आपको 100% है कि इसमें आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।